Hello everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 15। ठीक है, और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो हमारे प्यारे से चैनल स्टार IQ को। तो हमारी क्लास 6 का NCERT का चैप्टर कौन सा है? 15th, एयर अराउंड अस, और हिंदी में हमारे चारों ओर वायु। हमें एयर की ज़रूरत क्यों है? हवा की या वायु की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी देखा है किताब खुल ली हो और पंखा चले तो वो किताबें क्या हैं, उसके पन्ने हमारी आवाज़ करने लगते हैं। अगर हवा चलेगी तभी हमारी पतंग उड़ सकती है। अपन जो चैप्टर सॉर्टिंग वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि गेहूं में से कचरा साफ करना, वो क्या था? हिंदी में उस प्रक्रिया का नाम क्या था? निष्पावन, और इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं हम। जो हवा से हम पंखा चला के कभी देखा है मम्मी को कि गेहूं साफ कर रही हैं? ठीक है, तो वो भी हमारे क्या, हवा ही तो चाहिए। कपड़ों का उड़ना, फिरकी चलना, ये सारा क्या है? वायु का ही खेल है। अगर वायु ही नहीं है तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या है, एयर इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करो, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे तो हमें यही लगता है कि हवा है नहीं। ठीक है, मुट्ठी में तो बंद हवा होती ही नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएं कि एयर प्रेजेंट है या नहीं है? चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यह आपकी NCERT का ही एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या लिए हैं? 2 बॉटल्स लिए हैं, और क्या, खाली बॉटल्स लिए हैं। ठीक है, उन्हें पानी में उल्टा कर दिया है। तो उस बॉटल को थोड़ा सा तिरछा करो। क्या पानी बॉटल में घुसेगा? हाँ, घुसेगा। क्या बॉटल में से हमें बुलबुले दिख रहे हैं? तो ये अब बबल्स की आवाज़ क्या है? अब सोचने पे हमें तो पता लग गया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, कि उस बॉटल खाली नहीं थी। ठीक है, अब बॉटल खाली नहीं थी तो उसमें था क्या? उसमें हवा थी, वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बॉटल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बॉटल के प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती, हवा के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो बॉटल को तिरछा करते हैं हम, और वो वायु कैसे निकलती है? बबल्स की फॉर्म में या बुलबुलों की फॉर्म में वो निकलती है। तो इससे क्या होगा? वायु निकल जाएगी तो वो किससे भर जाएगी? पानी से भर जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है कि हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, जो हमें नहीं दिखती है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब ये देखो, 2 और एक्सपेरिमेंट है। प्रॉपर्टीज़ अभी थोड़ी देर में करते हैं। कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस। अब एयर क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती है। इसमें क्या ले रखे हैं कि एक ग्लास ले रखा है, उसमें कॉटन एंड पे लगा दी है, रुई लगा दी है ग्लास के अंदर, और उसे पानी में डाल दिया है। ठीक है, उसको उल्टा करके हमने किसमें? पानी में डाला ग्लास को। तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद निकालते हैं उस ग्लास को, तो वो कॉटन क्या है? रुई सूखी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस थी और पानी उसको टच नहीं कर पाया। ठीक है, और जैसे ही उसको हम टिल्ट करते हैं तो उसमें से क्या है? बबल्स बाहर, मतलब कि हवा तो हमारी बाहर आ जाती है, जैसे कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा। तो उसके अंदर क्या भर गया? पानी भर गया ग्लास के अंदर, और वो कॉटन क्या हो जाएगी? गीली या वेट। ठीक है, इससे क्या पता लगा कि एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस, जगह को ऑक्यूपाई करती है। एयर हैज़ वेट। अब एयर में क्या है? भार है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 बैलून्स चाहिए, एक लॉन्ग स्टिक चाहिए और एक स्ट्रिंग चाहिए। दोनों साइड क्या है? बैलून्स को लटकाया, ठीक है, भर के, और एक में क्या किया? एक में मतलब उसे फोड़ दिया, उसमें से या तो हवा निकाल दी फोड़ के। ठीक है, अब फोड़ने के बाद हम देखेंगे कि वो जो इसमें हवा भरी थी वो गुब्बारा क्या है? वो नीचे की तरफ जाएगा। अब कब हमारा पलड़ा भारी होता है? जब उसमें वेट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हवा में क्या है? वेट है, क्योंकि उस बैलून के अंदर क्या है? हवा है। मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझा दिए हैं। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लेना, नहीं तो कमेंट्स कर देना। अब हमें इन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस, जगह को ऑक्यूपाई करती है। एयर हर जगह प्रेजेंट है, पानी में भी, मिट्टी में भी। एयर हमें दिखती नहीं है, हवा में दिखती नहीं है ना। हवा क्या है? कलरलेस है, उसका कोई रंग भी नहीं है, इनविजिबल है। एयर हमारे लिए और हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब एक बात बताओ, हमने एटमॉस्फेयर और वायुमंडल बहुत बार सुना है, कईयों को डेफिनेशंस भी नहीं आती होंगी। तो एटमॉस्फेयर 2 वर्ड से बना है, ग्रीक के 2 वर्ड्स। तो पहला क्या है? एटमॉस, जिसका मतलब है वेपर, और दूसरा वर्ड कौन सा? सफायरा, जिसका मतलब है बॉल।
जो इसमें एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करता है, मतलब वेपर की बॉल। ये एक लेयर है या सेट ऑफ लेयर्स है जो कि प्लैनेट को, किसकी लेयर्स हैं, गैसेस की, जो कि सराउंड करती हैं किसे, प्लैनेट को। हमारी जैसे अर्थ को सराउंड कर रहा है एटमॉस्फेयर, जो हमें नीला आकाश दिखता है वो उसकी लास्ट लेयर है। और ये कई किलोमीटर्स तक फैली हुई है ऊपर तक। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी लेयर्स आती हैं। तो हम इसे सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये कंबल है किसका, हमारी धरती का। और इसे मतलब कि होल्ड कौन करे रखता है, जैसे हमें उठने का मन नहीं करता, कौन होल्ड करता है, बेड ना, ऐसे ही इसे होल्ड करता है ग्रेविटी, किसकी, हमारे प्लैनेट्स की। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दे रखी है, यही कि सराउंडिंग अर्थ देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जो हमने एक्सप्लेन डिटेल में कर लिए। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर 5 हैं। ट्रोपोस्फेयर हमारी आ जाती है सबसे पहले तो, कि 15 किलोमीटर, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे हमारी ट्रोपोस्फेयर आ जाती है, जहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, बादल, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, यहाँ हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। उसके बाद जो 3 लेयर्स हैं वो मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और हमारे एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर में हमारी सैटेलाइट्स होती हैं जो 3000 किलोमीटर पे होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, और 3000 किलोमीटर जो हमें दिखती है वो ट्रोपोस्फेयर, और बीच वाली होगी मीजोस्फेयर। तो ऐसे ही हम 5 लेयर्स को याद कर सकते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, एटमॉस्फेयर हमें चाहिए क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्वेश्चन अराइज होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। वहीं सेकंड पॉइंट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस लेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारी कौन सी लेयर है, ओजोन की लेयर है, जो कि हार्मफुल जो रेज आती हैं उनसे हमें बचाता है। तो ये इम्पॉर्टेंस है किसकी, एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, कि हमें क्यों चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, वायु किससे बनी है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही सब्सटेंस है, ठीक है, एक ही पदार्थ है। अब प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वायु के अंदर जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है। ठीक है, तो ये मिक्सचर कैसा है, इसके एक एक घटक और एक एक हम अवयव के बारे में जानेंगे। अब हमारा पहला वाटर का कंपोनेंट आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर को हिंदी में क्या कहते हैं, जल वाष्प। ठीक है, अब ये जल वाष्प है क्या, जो हमने हमारे एयर में मॉइस्चर देखते हैं, नमी देखते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा वाटर वेपर है। ठीक है, वो जो नमी है, मॉइस्चर है, वो किसकी फॉर्म है, वाटर वेपर की। जो वाटर वेपर हमारी हवाओं में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं या उसे हम नोट डाउन करते हैं किससे, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता। गर्म हवाएं वाटर वेपर को ज़्यादा होल्ड कर सकती हैं, और जहाँ तक कि कूलर एयर से, मतलब ठंडी हवाएं कम करती हैं, उन्हें होल्ड पकड़ती हैं, गर्म हवाएं ज़्यादा। गर्मी में देखा है ना, उमस ज़्यादा हो जाती है, नमी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा है, व्हेन द एयर कैन होल्ड नो मोर वाटर वेपर, जब वो हमारी जो वायु है और वाटर वेपर्स को नहीं ले सकती है, नहीं पकड़ सकती या नहीं रख सकती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। कभी देखा चीनी हम पानी में घोलते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो वो कौन सा हो जाता है, उसकी सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। वो कब हम उसमें घोल सकते हैं, जब थोड़ा उसे गर्म करें। तो ऐसे ही इसमें अगर हमारी एयर वाटर वेपर्स को ना होल्ड कर सके तो उस हवा, मतलब उस टाइम हम क्या बोलेंगे, वो सैचुरेटेड सिचुएशन है। और वहीं जब एक्स्ट्रा वेपर्स हो जाएं हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो क्या जाएंगे, कंडेंसेशन की प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है, और अगर जो ये वाटर वेपर्स हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में अगर चेंज हो जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, हमारे बादल। हमने कल वाली वीडियो में बादल बनना भी देखा था और कंडेंसेशन की प्रक्रिया भी देखी थी। ठीक है, तो अब डेफिनेशन व्हाट इज़ वेपर आता है, तो वाटर वेपर इज़ अ गैस, कि वाटर वेपर एक गैस की फॉर्म है। ठीक है, वो कंपोनेंट है किसका, गैस का। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है हवा में, जो कितनी अमाउंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी।
हमने सैचुरेशन का पॉइंट भी देख लिया। और वार्म एयर क्या है, ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करती है कोल्ड एयर से, ठंडी वायु से, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हम मेजर करते हैं किसमें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। इतना नहीं दे रखा है, सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है हमारी बुक्स में। डस्ट एंड स्मोक, नेक्स्ट कंपोनेंट एयर का क्या आता है, डस्ट एंड स्मोक, धूल तथा धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक, हमें पता है हमारे जो ईंधन है या फ्यूल्स हैं वो क्या धुआं निकालते हैं। और धुएं में क्या होता है, स्मोक में क्या क्या होता है, फ्यू गैसेस और फाइन डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी भी होती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होती हैं, ठीक। हार्मफुल मतलब हानिकारक। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, और इसी कारण हम क्या देखते हैं, जो फैक्ट्रीज की चिमनीज हैं वो लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्ट ऊपर ही चला जाए। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आवर नोजेज बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। हमारी नाक से तो वो दूर हो जाते हैं, पर जो बर्ड्स ऊपर आसमान में फ्लाई कर रही हैं और उड़ रही हैं उनके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और उनके पास होती है वो, ठीक है। स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स हमेशा ही एयर में प्रेजेंट होते हैं। कभी नोज़ में देखा है, नोज़ में हमारे हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वह हमारे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं, और इसीलिए हमें मुंह से सांस लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि नोज़ में तो हमारे हेयर्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में धूल के कण को जाने से रोकता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट नाइट्रोजन, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78%, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड नाइट्रोजन टू मेक अमीनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में तो इतना कुछ नहीं दे रखा, यही दे रखा है कि 78% होता है, मतलब 5 में से चौथा भाग ये क्या है, नाइट्रोजन इसको मतलब कवर करता है हमारे अर्थ को के एटमॉस्फेयर को, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन अकर नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी है, नाइट्राइट की फॉर्म में भी है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। नाइट्रोजन गैस 78% बनाता है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो 78% मिलती है। फिर आगे क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर फाउंड इन वेस्ट प्रोड्यूस बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स वेस्ट या फिर सड़ जाते हैं उनमें भी क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और प्लांट्स कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं, अपने रूट से। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंस है, ये ज़रूरत है क्या, नाइट्रोजन की। सबसे मेन चीज़ नाइट्रोजन की क्या है कि ये प्रोटीन्स को बनाता है, ठीक है, प्रोटीन्स के एमिनो एसिड्स को। अब ऑक्सीजन की जो हमारी मेन कंपोनेंट है, जिससे हम सांस हमें लिया जाता है या लिविंग बीइंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, तो वो उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें ये तो पता है कि प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है कंबशन। कंबशन का मतलब दहन की प्रक्रिया। अब दहन की प्रक्रिया मतलब जो भी आग लगेगी या फिर प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल है हवा के अंदर, वो कैसे, वो एयर की वजह से ही होगा, मतलब एयर इन द सेंस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। अगर हम किसी माचिस से किसी चीज़ को जलाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगी, ठीक है। और वो क्या निकालेगी, अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब जब आग लगती है तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं भरी होती है। या फिर अब किसको आग लग जाती है तो हम क्या है, कट ऑफ एयर करते हैं ना, ब्लैंकेट ढकते हैं, तो वही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, फूड के साथ रिएक्ट करके वो क्या, एनर्जी को रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो कंबशन दहन की प्रक्रिया में और हमारे रेस्पिरेशन में ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं रस्टिंग में भी ये इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी लोहे को, आयरन को हम हवा में छोड़ देते तो वो मॉइस्चर के कारण क्या है, उस पर क्या जंग लग जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नीचे ऑक्सीजन साइकिल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। इसमें क्या है कि मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और उसे किससे ढक देते हैं, ग्लास से, ठीक है। वो जब तक जलती है जब तक उसमें क्या है कि हवा है, और जैसे ही हवा उसमें बंद, मतलब कि हवा और तो जाएगी नहीं, ग्लास से ढक दिया तो वो क्या है, बंद हो जाएगी, गोज़ ऑफ, बुझ जाएगी, ठीक है। कि अब क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाते हैं, क्या मोमबत्तियाँ जलती रहेंगी या बुझ जाती है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि वो बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हवा का या ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं है। तो इससे हमें क्या है, जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में ही संभव है। जलना या कंबशन क्या है, ऑक्सीजन होगी तभी होगी।
अब जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, पर्वतारोही हैं, वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वहाँ ऊपर जाते जाते हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कभी देखा है पहाड़ों पे ऊंचों ऊंचों पे ट्रीज़ हों, पेड़ पौधे हों, कोई वन्य जीव हों? नहीं ना। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम हो जाती है और हमें ले जाना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारी एक डिजीज़ हो जाती है, उसका नाम है हिपॉक्सिया। हिपॉक्सिया क्या है कि जब होती है, जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती बॉडी के अंदर, और ये मेनली कहाँ होती है? हाइट्स पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारी ब्रेन पे असर करेगा या फिर हमारे नर्वस सिस्टम पे। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल हमारा कहाँ है? फोटोसिंथेसिस में, जंतु श्वसन प्रक्रिया में। जहाँ ऑक्सीजन का भी इम्पोर्टेंस है, वहीं उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो पानी के पौधे हैं वो भी कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं? जो पानी में घुली हुई है वहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व्ड गैस है और ऑक्सीजन भी हमारी कौन सी डिज़ोल्विंग गैस है। अगर हम पाई चार्ट में देखें तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अलग जो हमारी रहेगी वो 1% एंड 0.04% हमारी CO2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का कई बार डाटा हमारा 20.3% भी ले लिया जाता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना। अब हम क्या कर सकते हैं? एयर को इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं। एयर क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट है। एयर क्या है कि मिक्सचर है किसका? गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स का। और ये हमें लिविंग थिंग्स को लिव करने में, जीने में और ब्रीथ, सांस लेने में, मतलब सांस लेना ही जीना हुआ, तो उसमें भी हेल्प करती है। यह इम्पॉर्टेंट है। ये क्लियर गैस है, मतलब हमें इनविजिबल है, दिखती नहीं है। इसकी इनडेफिनिट शेप है, कोई शेप है? एयर को तुम मुट्ठी में ले सकते हो या जग में भर सकते हो, कोई शेप नहीं है। वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम भी उसका इनडेफिनेट है। और ब्रह्मांड में जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है। वेट का एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया। क्वेश्चन अराइज होता है कि पानी या मिट्टी में रहने वाले जीवों या पौधों को ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाती है? तो सिंपल सा जवाब है बेटा कि हमने कई बार देखे ना, बबल्स निकलते हैं पानी के अंदर से जब हम उबालते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है? डिज़ोल्व्ड है ऑक्सीजन भी और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? कि हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है बेटा कि हम ऑक्सीजन को क्या रिप्लेस किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, और वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा एयर का कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं? तो एनर्जी को सप्लाई करने में, ठीक है, वाटर साइकिल में एयर का यूज़ है, टेम्परेचर को बैलेंस करने में एयर का यूज़ है, स्विमिंग करने में भी, और विंड एनर्जी तो हमें पता ही है कि विंड जनरेट्स क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये साउंड का भी मीडियम है, अगर एयर नहीं होगी तो क्या है? हम लोग कोई भी चीज़ सुन नहीं पाएंगे, ये एक मीडियम है। फिर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें बीज उड़ के जाते हैं, जो हम कहते हैं कि डिस्पर्शन की प्रक्रिया, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो एयर के माध्यम से होती है। मॉइस्चर को बैलेंस करता है कि कितनी अमाउंट हमारी मतलब इसमें इन्वायरमेंट में रहनी चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। आग के लिए भी ज़रूरी है क्या? एयर। सो यही सब था हमारे इस चैप्टर में। एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, विंड मिल, सब देख लिया हमने। ठीक है, एयर हमें हर जगह मिलती है। एयर इन मोशन को हम विंड कहते हैं। एयर हमारी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। एयर पानी में भी मिलती है, मिट्टी में भी मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी सपोर्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। और जो एटमॉस्फेयर है उसकी हमने डेफिनेशन देखी कि एनवलप ऑफ एयर है जो सराउंड करता है किसको? अर्थ को। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर बेटा. Now subscribe our channel and share this video and watch this video again and again. Thank you class. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. Till then take care.